आज हम बात करने वाले हैं सैन्य विमानन के इतिहास की एक बहुत ही बड़ी घटना के बारे में। यह सिर्फ एक डॉग फाइट नहीं थी, बल्कि दशकों में अपनी तरह की पहली और तकनीकी रूप से एक बेहद अहम घटना थी। और देखिए, इजरायली वायुसेना का ये बयान ये खुद ही सब कुछ कह देता है। ये F-35 प्लेटफॉर्म के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ है, और यही हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था और इसे इतना बड़ा मील का पत्थर क्यों माना जा रहा है। तो जिन रिपोर्ट्स का हम आज विश्लेषण कर रहे हैं, उनके मुताबिक हुआ ये कि तेहरान के आसमान में एक इजरायली F-35I अदीर स्टेल्थ फाइटर ने एक ईरानी Yak-130 विमान को मार गिराया। हाँ, ये समझना ज़रूरी है कि ये सारी जानकारी जो हम देख रहे हैं, ये उपलब्ध रिपोर्ट्स और स्रोतों पर आधारित है। 40 साल, जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। लगभग 4 दशकों में ये पहली बार है जब इजराइल ने किसी पायलट वाले प्लेन को हवा से हवा की लड़ाई में मार गिराया हो। इससे पता चलता है कि ये घटना कितनी रेयर, कितनी अलग है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ दो विमानों के बीच नहीं थी, बल्कि ये तो टेक्नोलॉजी की दो अलग-अलग पीढ़ियों की सीधी टक्कर थी। और ये अंतर कितना बड़ा था, वो यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ है 5वीं पीढ़ी का F-35I अदीर, एक स्टेल्थ फाइटर, और दूसरी तरफ एक सबसोनिक ट्रेनर जेट Yak-130, जिसे हल्के लड़ाकू विमान की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब जमीन आसमान का फर्क था। इसे एक तरफा मुकाबला कहना भी गलत नहीं होगा। तो F-35I एडर के पास क्या एडवांटेज थे? देखिए, स्टेल्थ तो है ही, लेकिन असली गेम चेंजर था इसका इजरायली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सिस्टम दुश्मन के रडार को अंधा कर सकता है, उनके कम्युनिकेशन को जैम कर सकता है और F-35 को लड़ाई के मैदान में एक तरह से अदृश्य बना सकता है। नतीजा, बहुत मुमकिन है कि इजरायली पायलट ने ईरानी विमान को तभी ट्रैक कर लिया था जब ईरानी पायलट को भनक भी नहीं थी कि कोई आसपास है। लेकिन एक मिनट, ये जो डॉग फाइट हुई, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। असल में ये एक बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा थी, जिसका नाम था ऑपरेशन रोरिंग लायन। ये ऑपरेशन 28 फरवरी को शुरू हुआ और पूरे 5 दिन चला। तो ये F-35 की जो जीत थी, वो इसी बड़े हवाई अभियान के बीच में हुई। इससे हमें पूरा कॉन्टेक्स्ट मिलता है। और ऑपरेशन का स्केल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं। ईरान में हर तरह के स्ट्रेटेजिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। IRGC के हेडक्वार्टर से लेकर मिसाइल बेस और एयर डिफेंस सिस्टम तक सब कुछ। इससे पता चलता है कि ये हमले कितने बड़े पैमाने पर और कितने गंभीर थे। और देखिए, हर मिलिट्री एक्शन का एक ह्यूमन कॉस्ट भी होता है। अल जजीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में ईरान में 700 से ज़्यादा लोगों की जान जाने का अनुमान है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, देखते हैं कि ये लड़ाई कैसे सिर्फ 2 देशों के बीच न रहकर पूरे इलाके में फैल रही है और दूसरे देशों को भी अपनी चपेट में ले रही है। तो बात अब सिर्फ इजराइल और ईरान की नहीं रह गई है। ये लड़ाई ईरान की सीमाओं को लांघकर नए डोमेन में पहुंच रही है, और कई दूसरे देश भी अब इसका हिस्सा बन रहे हैं। इस टेबल को देखिए, ये साफ दिखाता है कि मामला कितना इंटरनेशनल हो चुका है। ईरान, अमेरिका, ब्रिटेन, कतर सब किसी न किसी तरह से इसमें शामिल हो चुके हैं, और इससे हालात और भी पेचीदा हो गए हैं। और हालात बहुत बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, जो कि एक बेहद ज़रूरी समुद्री रास्ता है, उसे बंद कर दिया है। उधर अमेरिका ने एक ईरानी ड्रोन कैरियर को डुबो दिया है। यहाँ तक कि UAE, कुवैत और कतर जैसे खाड़ी देशों से भी हताहतों की खबरें आ रही हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब जा कहाँ रहा है? ये जो बेहद नाजुक और अस्थिर स्थिति बनी हुई है, इसका अंजाम क्या होगा? भविष्य काफी अनिश्चित और खतरनाक लग रहा है। और इस पर सीनियर अमेरिकी सेनेटर मार्को रूबियो का ये बयान सुनिए। ये एक तरह से सीधी चेतावनी है कि संघर्ष अभी थमने वाला नहीं, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है। एक तरफ दुनिया का एक जरूरी समुद्री रास्ता बंद है, दूसरी तरफ बड़ी बड़ी शक्तियां सीधे तौर पर इसमें शामिल हो चुकी हैं। तो क्या हम एक बड़े और शायद विनाशकारी युद्ध की शुरुआत देख रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं।